नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। जम्मू और कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा, कब होंगे चुनाव, एससी के सवाल पर ये बोले केंद्र। आप नीरज चोपड़ा का भाला नहीं, दिल्ली पुलिस ने निकाला लोगों को जागरूक करने का नया तरीका। पश्चिम बंगाल में तनातनी का नया दौर, राज्यपाल बोले हर एक काम का समर्थन नहीं। अधिकारी ना सुने तो मुझे बेझिझक बताएं, जरूरतमंदों के पक्के आवास को लेकर की बड़ी घोषणा। राखी के त्योहार पर चीन को तगड़ा झटका, पीएम मोदी की इस मुहिम का असर। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने और 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिस पर सबसे बड़ी अदालत में मैराथन सुनवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रही है। मंगलवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से पूछा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब वापस मिलेगा और वहां चुनाव कब होंगे। इस पर मोदी सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी नहीं और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जम्मू कश्मीर लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे के भविष्य पर 31 अगस्त को बयान देगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा के बारे में केंद्र सरकार से निर्देश लेने को कहा, जिसे 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने बदल दिया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि पूर्वोत्तरी राज्य स्थायी रूप से केंद्र शासित प्रदेश नहीं हो सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम समझते हैं कि ये राष्ट्र सुरक्षा के मामले हैं और आखिरकार देश की रक्षा की सबसे बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन आपको किसी बंधन में डाले बिना आप और अटॉर्नी जनरल दोनों आला स्तर पर निर्देश मांग सकते हैं। क्या कोई समय सीमा ध्यान में रखी गई है? सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश मिला है कि लद्दाख स्थायी रूप से केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, जबकि जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी नहीं है। चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि वह राज्य में चुनाव कब करवा रही है। साथ ही एसजी तुषार मेहता से सीजेआई ने वह कानून दिखाने को कहा जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। इस पर तुषार मेहता ने अनुच्छेद 3 का हवाला देते हुए कहा कि संसद को किसी भी राज्य को केंद्र शासित बनाने और सीमा तय करने का अधिकार है। इस पर सीजेआई ने पूछा कि फिर एक ही केंद्र शासित प्रदेश क्यों नहीं रहने दिया गया? लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया? वहीं जस्टिस किशन कौल ने सवाल उठाया कि अगर लद्दाख को बिना अलग किए एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? इस पर तुषार मेहता ने कहा कि पहले अलग करना अपरिहार्य और अनिवार्य है। त्रिपुरा और असम का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि इन राज्य को भी पहले केंद्र शासित प्रदेश ही बनाया गया था। चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि राज्य में चुनाव कब करवा रही है। साथ ही एसजी तुषार मेहता से सीजेआई ने वह कानून दिखाने को कहा जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन चोपड़ा के हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 27 अगस्त को पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर फिर से इतिहास रच दिया। इस कामयाबी की मिसाल देते हुए दिल्ली पुलिस ने लोगों को जागरूक किया है। दिल्ली पुलिस ने सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियम के पालन को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष की भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा की जीत का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर एक रचनात्मक पोस्ट साझा की है।
दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर लिखा, नीरज चोपड़ा बने दिल जीते, चालान न कटाएं, चालकों और सवारियों के लिए बड़ी अपील है। आप नीरज का भाला नहीं है और सफेद रेखाएं पार करने से आपको अंक या मेडल नहीं मिलेगा। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया मंच के एक यूजर ने लिखा कि लेन में वाहन चलाने के नियम को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। इस पोस्ट पर नेटिजन्स के रिएक्शन का सिलसिला जारी है। लोग अपने अपने हिसाब से पोस्ट पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन चोपड़ा ने हंगरी की बुडापेस्ट में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 27 अगस्त को पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर फिर से इतिहास रच दिया। आपको बताते चले कि इसके साथ ही वो ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के खिताब एक समय पर जीतने वाले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। ये देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारत में जैवलिन थ्रो स्पर्धा में नई क्रांति आ गई। इसका नतीजा ये है कि 3 भारतीय खिलाड़ियों ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के टॉप 6 में जगह बनाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। गौरतलब है कि भाला फेंक में कभी जर्मनी का दबदबा रहा करता था, मगर इस बार ऐसा पहला मौका रहा जबकि किसी एक देश के कई खिलाड़ी फाइनल में टॉप 6 में जगह बनाने में सफल रहे। पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी के बीच तनातनी का रिश्ता नया नहीं है। हाल ही में कुलपतियों के चयन के मुद्दे पर उन्होंने राज्यपाल पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मंगलवार को कहा कि वह राज्य सरकार के साथ हमेशा सहयोग करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वह उसके हर काम में सहयोग करेंगे। बोस ने कहा कि लोकतंत्र में राज्य में सामने रहने वाला चेहरा मुख्यमंत्री का होता है, मनोनीत राज्यपाल का नहीं, लेकिन हर एक को अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा के संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रहना होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के सम्मानित संवैधानिक सहयोग है। लोकतंत्र में सरकार के सामने का चेहरा निर्वाचित मुख्यमंत्री होता है, मनोनीत राज्यपाल का नहीं। बोस ने कहा कि राज्य सरकार जो करती है उसमें राज्यपाल के तौर पर सहयोग करूंगा, लेकिन हर एक काम में सहयोग नहीं करूंगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक को अपने दायरे में रहकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हर किसी की एक लक्ष्मण रेखा होती है, इस लक्ष्मण रेखा को पार ना करें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दूसरे के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश ना करें। यही सहकारी संघवाद की भावना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया था कि राज्यपाल बोस संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं और वह उनकी असंवैधानिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल का जिक्र करते हुए कहा था कि निर्वाचित सरकार के साथ पंगा नहीं ले। मैं पद का सम्मान करती हूँ, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर उनका सम्मान नहीं कर सकती, क्योंकि वह संविधान का अपमान करते हैं। वह अपने मित्रों को विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त कर रहे हैं। राज्यपाल बोस ने कहा कि विश्वविद्यालय संबंधी कानून में यह नहीं कहा गया है कि कुलपतियों को आवश्यक रूप से शिक्षावादी ही होना चाहिए। बोस ने कहा कि उन्होंने एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को उनकी योग्यता के कारण कार्यवाहक कुलपति के रूप में नियुक्त किया है और किसी को भी अंतरिम कुलपति के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने कहा है कि कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल को राज्य सरकार से परामर्श लेने की आवश्यकता है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि उन्हें कुलपतियों की नियुक्ति करते समय राज्य सरकार की सहमति की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को हमेशा प्राथमिकता पर रखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन जरूरतमंदों को अभी तक पक्का मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लखनऊ में जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार योगी ने मंगलवार को अपने
सरकारी आवास पर जनता प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिया। जनता प्रदर्शन में मुख्यमंत्री ने 200 से अधिक लोगों से मुलाकात की। बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने जरूरतमंदों से कहा कि आपकी हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी एवं संतोषजनक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर अधिकारी आपकी समस्या के निस्तारण में लापरवाही करते हैं तो मुझे बेझिझक बताइए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बयान के अनुसार योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन जरूरतमंदों को अभी तक पक्का मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्व और पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो। जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को कड़क सबक सिखाया जाएगा। अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को हमेशा प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर गौर करते हुए संबंधित अधिकारियों को मामलों में त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संपत्ति पर जबरन कब्जा किए जाने संबंधी शिकायतों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। योगी ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया है कि जनता की समस्याओं को गंभीर और संवेदनशील होकर सुने तथा उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें, जिससे किसी को भी परेशान ना होना पड़े। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। पीएम मोदी ने रविवार को भी मन की बात कार्यक्रम में रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए दोहराया था कि पर्व उल्लास के समय हमें वोकल फॉर लोकल के मंत्र को भी याद रखना है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान हर देशवासी का अपना अभियान है। पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्योहारों पर वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की अपील का असर धरातल पर नजर आ रही है। उत्तर भारत के सबसे बड़े थोक बाजार सदर बाजार में इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर चीन निर्मित राखियां नदारद है और सिर्फ भारतीय राखियों की ही भरमार है। इससे भारतीय दुकानदारों में भी खास उत्साह है और इन्हें इस बार अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। दिल्ली व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष देवराज बावेजा ने बताया, बाजार में 80% भारतीय राखी ही मिल रही है और राखियों के बाजार में चीन की हिस्सेदारी मुश्किल से 20% तक ही रह रही है। ये भी केवल कच्चे माल के तौर पर ही है। चीन की राखियों की मांग बीते 3-4 साल के दौरान कम हुई है। देश भर के व्यापारियों के राष्ट्र संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल ने दावा किया है कि इस बार राखी पर दिल्ली समेत समूचे देश में 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल राखियों के 7,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। खंडेलवाल ने बताया कि भारतीय बाजार पर चीनी कब्जे की कुछ साल पहले तक ये स्थिति थी कि चीन से करीब 4 से 5,000 करोड़ की राखियां या उत्पाद आयात किए जा रहे थे। मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से इस बार सेल में कमी आई है। हालांकि दुकानदारों का ये भी कहना है कि उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से इस बार राखियों की बिक्री में पिछले साल की तुलना में कमी आई है। कई दुकानदारों का कहना है कि अब तक सिर्फ 50 से 75% माल ही बिका है, जबकि अब तक पहले के मुकाबले माल खत्म हो जाता था। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसके सुखी जीवन की कामना करती है। वहीं भाई भी बहन की रक्षा का वचन देता है। राखी व्यापारियों ने बताया कि आजकल धागे वाली और सूती राखियों की मांग है और बाजार में सिर्फ भारतीय राखियां ही उपलब्ध हैं। बाजार में इस बार धागे वाली राखी, रेशम वाली राखी, कलावा वाली राखी, रुद्राक्ष की राखी, मोरपंखी राखियां ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा भैया भाभी की लुम्बे वाली राखियां भी बाजार में मिल रही हैं। बच्चों के लिए कार्टून किरदारों की राखियां उपलब्ध हैं। उसमें मोटू पतलू, छोटा भीम, सिंचैन और डोरेमोन आदि राखियां हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।